नमस्कार। आज की बात में आज मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर दे दूं। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को लंदन में सबसे प्रभावशाली भारतीय का सम्मान मिला है। पॉपुलर मैगजीन एलीट ने भारत के सबसे प्रभावशाली भारतीयों में रजत जी को शामिल किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लंदन ब्रिज पर आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस के दौरान रजत जी को सबसे प्रभावशाली भारतीय के अवार्ड से नवाजा गया। रजत जी को मिला यह सम्मान इंडिया टीवी के उन करोड़ों दर्शकों का भी सम्मान है जिनके भरोसे ने इंडिया टीवी को देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल बनाया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनाया। कोई भी अवार्ड, कोई भी पुरस्कार हमेशा बहुत जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हमेशा इस बात की कोशिश होती है कि कोई अवार्ड मिले तो फिर मन में ये फीलिंग आती है कि इसके लायक बन सके और जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से निभा सके। इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लंदन में लंदन ब्रिज पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ये एक ऐसा मौका है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। आज़ादी के 75 साल ऐसे एंटरप्राइजिंग लोगों के साथ, ऐसे वंडरफुल लोगों के साथ बिताने का मौका मिले और सबके साथ मिलकर के हम भारत माता की जय कहें, ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है। रजत जी का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतना बड़ा सम्मान हम सबका सम्मान है, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का सम्मान है। रजत जी को हम सब की तरफ से बधाई। और चूंकि वो इस वक्त लंदन में, इसलिए आज की बात में मैं रहूंगा आपके साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के मैसेज से। आज देश भर में स्वाधीनता दिवस पूरे जोश और धूमधाम से मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह राष्ट्रध्वज फहराया गया। प्रभात फेरियां निकली। घर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई दिया। ये सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज की। आज मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर पहली बार ऐसा हुआ जब स्वदेशी तोप ATAGS के जरिए सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तिरंगा फहराया, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाल किले पर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई और इसके बाद मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 82 मिनट की स्पीच दी। इन 82 मिनटों में मोदी ने भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने की अपनी सोच को सामने रखा, उसका रोड मैप बताया और अब भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने का संकल्प देशवासियों से लिया। मोदी ने सिर्फ लक्ष्य की बात नहीं की, लक्ष्य को हासिल कैसे करना है और लक्ष्य को हासिल करने में बाधाएं क्या हैं, मुसीबतें क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इस पर भी विस्तार से बात की। मोदी ने भाषण के आखिर में वो बात कही जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मौका नहीं है, लेकिन कहना जरूरी है। देश के सामने भ्रष्टाचार और परिवारवाद सबसे बड़ी मुसीबतें हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, इसलिए अब इन चुनौतियों से निपटना बेहद जरूरी है। मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना है। लोग करप्शन की आवाज भी उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार से दूरी बना रहे हैं, उसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों को लेकर लोगों का रवैया चौंकाने वाला होता है। ये देखकर हैरानी होती है कि कई बार लोग भ्रष्टाचारियों को नीचा दिखाने के बजाय उनका महिमा मंडन करते हैं। पुलिस कमांडर एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए,
उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। यह चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। और इसके बाद मोदी भाई भतीजावाद पर आए, लेकिन वो इस मुद्दे को सियासत से आगे ले गए। मोदी ने कहा कि अब राजनीति में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर संस्था में परिवारवाद का जोर है। हालांकि मोदी ने किसी संस्था का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि परिवारवाद की बात सिर्फ सियासत के संदर्भ में होती है, लेकिन यह बीमारी अब हर संस्था में फैल चुकी है, ऊपर से नीचे तक फैल चुकी है। मोदी ने कहा कि भाई भतीजावाद की वजह से मेहनती लोगों को अपना टैलेंट सिद्ध करने का मौका नहीं मिलता। इसके कारण उनमें नकारात्मकता पैदा होती है, हीन भावना पैदा होती है, सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभावान नौजवानों में निराशा या हताशा, इस तरह की मानसिकता देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए
लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। इससे पहले मोदी ने आज एक और बड़ी बात कही। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश की आधी आबादी की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश अमृत काल से स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है। अगले 25 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इसमें मातृशक्ति की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मोदी ने कहा कि समाज की महिलाओं को लेकर जो सोच है वो बदलनी होगी। हर वक्त हर क्षेत्र में माताओं बहनों के सम्मान का ख्याल रखना होगा। मोदी ने एक ऐसी बात कही जिस पर वाकई में किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग जाने अनजाने ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे नारी का अपमान होता है, लेकिन अब हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि नारी का सम्मान करेंगे, क्योंकि महिलाओं के सम्मान से ही मजबूत देश की नींव पड़ती है। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। यह दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश के लोगों को 5 प्रण दिलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सबको संकल्प लेना होगा कि हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाएंगे। अब विकासशील से काम नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि अगर यह संकल्प पूरा करना है तो इसके लिए जरूरी है कि गुलामी की मानसिकता को छोड़ें। हमारी सोच में, व्यवहार में, विचार में कहीं भी अगर गुलामी की सोच है तो उसे दूर करें। सबको मिलकर यह संकल्प लेना है कि हमारे भीतर गुलामी का कोई अंश ना रहे। इसके बाद मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपराएं दुनिया को रास्ता दिखाने वाली हैं। भारत ने दुनिया को राह दिखाई है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी विरासत को ही भूल रहे हैं। देश को अपनी विरासत पर गर्व करने का प्रण करना चाहिए। चौथा संकल्प प्रधानमंत्री ने एकता का दिलवाया। मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलजुल कर रहना, सबका सम्मान, हर भाषा, हर क्षेत्र, सबका सम्मान जरूरी है। एकता से ही श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा। सबसे आखिर में मोदी ने हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का हमेशा ख्याल रखने को कहा। मोदी ने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी ने तमाम बातें कही। लाल किले की प्राचीर से अभिनव भारत,
आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात की, लेकिन चर्चा हुई सिर्फ करप्शन और परिवारवाद के खिलाफ मोदी के संकल्प की। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर मोदी की इस चोट का असर दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दिखा। कांग्रेस ने, आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने, शिवसेना ने, सबने इस पर रिएक्ट किया। कांग्रेस ने आज दिल्ली में आजादी गौरव यात्रा निकाली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस हेडक्वार्टर यानी 24 अकबर रोड से 30 जनवरी मार्ग तक मार्च किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने देश के 75 जिलों में आजादी गौरव यात्रा शुरू की है। 9 अगस्त को शुरू हुई इस यात्रा का आज दिल्ली में समापन हुआ। इस मौके पर जब राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बारे में पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और कांग्रेस अब फिर देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर आएगी। लेकिन प्रियंका ने साथ ही यह भी कह दिया कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन सियासत नहीं होनी चाहिए। सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। आज स्वतंत्रता दिवस है, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है और संदेश ये है कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी, जो लड़े, जो तमाम देशवासी आजादी की मूवमेंट में लड़े, उनको याद करना चाहिए। और जो हमारा देश है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, उसे बचाने के लिए, उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए और जिन सिद्धांतों पर ये देश बना उनके लिए हमेशा लड़ने का संदेश। प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती देश के लिए। देखिए, आज का दिन हर देशवासी के लिए एक खुशियों से भरा हुआ दिन होना चाहिए। हमें एकजुट होकर उसे मनाना चाहिए। आज के दिन राजनीति की बात करना मेरे ख्याल से सही नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो कह दिया आज के दिन सियासी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने सियासत की। मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बारे में बात करते वक्त किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम ले डाले। आज का दिन ऐसा तो नहीं है जिसपे सियासी बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं इस देश में और बदलने वाले प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इस तरह की निम्न स्तर की परंपराओं का जवाब देना आवश्यक तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मांग है कि उसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब यह आंतरिक हमला उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर किया। हो सकता है वो गृह मंत्री पर हमला हो, जिनका पुत्र पता नहीं कैसे क्रिकेट का इतने बड़ी बॉडी का प्रमुख बन गया है, या यह हमला अपने विदेश मंत्री के पुत्र पर है, या यह हमला अपने सिविल एविएशन मंत्री पर है, या यह हमला अपने रक्षा मंत्री के पुत्र पर है। हमें नहीं मालूम यह हमला किस पर है, तो यह आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मसलों को इस तरह से लाल किले की प्राचीर पर भाषण के जरिए बखान करना अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस के नेताओं को यह बात भी बुरी लगी कि मोदी ने अपनी स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, वीर सावरकर का नाम लिया, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, सबके नाम लिए, लेकिन उन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिया। कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया। सोनिया गांधी ने भी इस पर रिएक्ट किया। कांग्रेस ने क्या कहा यह आपको सुनाऊं, उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनवा देता हूं। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत
ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। मोदी का भाषण खत्म होने के बाद सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा कि 75 साल में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे महान नेताओं को झूठ के सहारे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस इसका विरोध करेगी। सोनिया गांधी ने तो लिखित बयान जारी किया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैमरे के सामने आकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। गहलोत ने कहा कि देश की आजादी में नेहरू का भी अहम रोल है। ऐसे में 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सबकी बात करनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि 75th मना रहे हम लोग। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को चाहिए बहुत बड़ा दिल रखे, 56 इंच का सीना रखे। और जिसने सेक्रीफाइस किए हैं देश के अंदर, चाहे इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तानी बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए उप महाद्वीप में शांति स्थापित करते करते, बेन सिंह जी शहीद हो गए, देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला नहीं, 10-12 साल तो जेल में बंद रहे वो व्यक्ति। जो कुछ आधार और नींव बनी है देश की, बड़े बड़े कारखाने, बांध बने हैं। आज मैंने विज्ञापन दिया, उसमें पूरी लिस्ट दी आपको, क्या क्या DRDO से लगा, क्या क्या संस्था बनी थी उस जमाने के अंदर। क्या कोई नाम दे रहा उनका? तो पूछना है तो एनडीए गवर्नमेंट के लोगों से, आप बनाओ, हम आपके साथ हैं। घर घर तिरंगा करो, हम आपके साथ हैं। अमृत महोत्सव पूरे देश मिलके मनाएगा। मैं खुद कमेटी मेंबर हूँ। अभी राष्ट्रपति भवन में जाके हम लोग आए हैं। हम सब एक हैं, इसमें विचारधारा बीच में नहीं आनी चाहिए। पर जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, अगर उनका नाम भी नहीं लोगे आप, उनका नाम मिटा दोगे, जैसे कल कर्नाटक में मिटा दिया, तो फिर आपका जो है, आप खुद आने वाले वक्त में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी अंतरात्मा ही आपको गंवाने देगी। आप गिल्टी कॉन्शियस होंगे, अपराध बोध से ग्रसित होंगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सच्चाई होती है। क्या RSS और BJP को नहीं चाहिए कि पंडित नेहरू जो इतनी बड़ी हस्ती थी, मुख्य भूमिका थी, आनंद भवन दे दिया देश को, स्वराज भवन दे दिया देश को, इलाहाबाद, अरबों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति वो दे दी गई, देश को दान कर दी गई है, और क्या नहीं किया, उनका कोई नाम दे रहा है। कांग्रेस नेताओं ने जब मोदी के भाषण पर सवाल उठाने शुरू किए तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आजादी के सभी नायकों का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि बस एक ही परिवार का महिमा मंडन होता रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है और ICU में चली गया। नहीं तो मोदी जी ने सदा सम्मान किया है। आज भी दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मानित किया है, नाम लिया, उनके कृति को रखा है। हाँ, जो इतिहास था पहले, एक परिवार ही आजादी दिलाया है, वो कांग्रेस को कष्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। मोदी तो सब दिन से, पटेल को किसने सम्मान दिया, अंबेडकर को किसने सम्मान दिया, गांधी को किसने सम्मान दिया? ये मोदी ने उनके कृति को सम्मानित करने का काम किया। कांग्रेस तो एक परिवार को सम्मानित किया, और इसीलिए कांग्रेस को ये दर्द हो रहा है, मोदी जी से तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब अपने भाषण में भ्रष्टाचारियों और जेल में सजा काट चुके नेताओं के महिमा मंडन किए जाने पर, इसके खतरों पर बात की, तो विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस ने यह कहकर किनारा कर लिया कि यह सियासत की बात, आज का दिन सियासत की बात का नहीं है। कुछ इसी तरह की बात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कह दी। लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, याद रखिए। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के इल्जाम में जांच जारी है। लेकिन आज जब तेजस्वी से मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तब उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच कराएंगे तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
पीएम मोदी ने आज अपने स्पीच में बोला है कि करप्शन से देश खोखला होता जा रहा है और परिवारवाद हर डिपार्टमेंट में है। तो अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की बात की तो बुरा शिवसेना को भी लगा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी जिन लोगों पर परिवारवाद का इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें जनता ने चुना है। जिन नेताओं को डायनेस्टिक यानी वंशवादी कहा जा रहा है उनका भी देश के विकास में अहम योगदान है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर परिवार के लोगों को जनता चुनती है तो उसे परिवारवाद कहना जनता के फैसले का अपमान है। आप जो परिवारवाद की बात करते हैं, ये परिवार आप नॉर्थ इंडिया से देख लीजिए साउथ इंडिया तक, ये लोग अपने बलबूते पे जीत कर आए हैं। ये जनता का विश्वास जीत कर आए हैं। पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारों में उनका योगदान रहा हो, वो एक रीजनल एस्पिरेशन को करते हैं। आप टीआरएस को देख लीजिए, आप डीएमके को देख लीजिए, आप वाईएसआरसीपी को देख लीजिए, आप शिवसेना को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। क्या आप उनके जो भी लीडर्स हैं क्या बगैर चुन कर आए हैं? जनता का स्टैंप ऑफ अप्रूवल लेकर आए हैं। आप जब जब उनको नकारते हैं, आप जनता ने जो उनको पे विश्वास जताया है, आप उनका अपमान करते हैं। तो ये योगदान जो है इस देश में परिवारों का भी है। वंशवादी राजनीति के एक और नेता अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री इन सब पर बात करने की बजाय दूसरे मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कि महंगाई चरम सीमा पर है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है और दुनिया के तमाम आंकड़ों में अगर हम देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रेस की आज़ादी के क्षेत्र में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें भी हमारे देश को कई जगह बहुत पीछे दिखाई दिया है। कुछ लोग जाति को के भेदभाव को आगे रख करके, धर्म में झगड़ा करा करके अपने वोटों को साधने का काम करते हैं। जहां हमारे देश का इतना मजबूत लोकतंत्र है, वहीं भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे के बीच में प्यार कैसे बढ़े, उस दिशा में भी हम लोगों को सोचना होगा। जिस समय हम अपना लोकतंत्र को और मजबूत कर देंगे, संविधान के रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा दुनिया में देश आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। करप्शन और परिवारवाद ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मोदी को घेरा नहीं जा सकता। मोदी 22 साल से संवैधानिक पद पर है, 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं लगा। विरोधी भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम नहीं लगा सके। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके परिवार के लोगों को इसका कोई फायदा कभी नहीं मिला। इसलिए परिवारवाद के मुद्दे पर भी मोदी से आंख मिलाना मुश्किल है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं, लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, ममता बनर्जी हैं, एम के स्टालिन हैं, के चंद्रशेखर राव हैं, एच डी देवेगौड़ा हैं। कहने का मतलब ये, जितनी भी पार्टियां एंटी मोदी मोर्चे में हैं, उन सब के खिलाफ करप्शन के मामले हैं, सब के सब परिवारवाद के प्रतीक हैं। इसलिए ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मोदी अपने विरोधियों को घेर सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन विरोधियों की हालत जवाब देने की नहीं है। इसलिए आज मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा, वो भविष्य की राजनीति के दो बड़े मुद्दे हैं जो 2024 तक जोर शोर से सुनाई देते रहेंगे। मोदी के भाषण को लेकर सियासत जरूर हुई, राजनीतिक दलों पर इसका असर भी दिखा, लेकिन आम लोगों पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं था। आम लोगों ने आज दिल खोलकर आजादी का जश्न मनाया और सबसे बेहतरीन तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आईं। जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिस लाल चौक पर 15 अगस्त को कंटीले तार लगे होते थे, आज उसी लाल चौक पर तिरंगा लेकर लोग पूरे जोश के साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। श्रीनगर की सड़कों पर आज हर तरफ तिरंगा लहराता नजर आया। तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोग 90 मीटर लंबा तिरंगा लेकर श्रीनगर की सड़कों पर निकले। इसके अलावा लाल चौक के पास सीआरपीएफ के लोगों ने 750 स्क्वायर फीट का तिरंगा लहराया, जिसमें उनके साथ सिविलियंस भी शामिल हुए। श्रीनगर में आज हर तरफ जश्न का माहौल दिखा। जो लोग इस तिरंगा यात्रा में इकट्ठा हुए थे,
उनका कहना था कि अब कश्मीर काफी बदल चुका है। जो लोग बाहर से श्रीनगर घूमने आए थे उनके लिए भी ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। आप देख रहे हैं कि सर अब कश्मीर बदल चुका है। हम जोश के साथ 15 अगस्त जो मना रहे हैं, दिलो जान से बच्चे नौजवान सब हम रोड पे निकल के आज हम मना रहे हैं, जो 15 अगस्त मना रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमें लग रहा है कि हमारा कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो गया। आज हम खुशी से रोड पे निकल के अपने तिरंगे को लेके रोड पे जो शो कर रहे हैं। वो पहले वाली कश्मीर नहीं रही, कश्मीर बदल चुका है। यहाँ के यूथ सपोर्ट कर रहे हैं और ये पहले से काफी कुछ बदल चुका है। हाथ में इतना करीब 90 मीटर लंबा तिरंगा हाथ में लेकर चलना, क्या एक अनोखा सब कुछ दिख रहा है ये। जी ये अनोखा है। ये अब ये जैसे पहले अपना भारत का अभिन्न अंग था वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये अपना एक ही भारत है और यहाँ कोई वैसा भी इशू नहीं है। ये पुराना जैसा था वो वैसा ही चल रहा है। काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं, अच्छा लग रहा है। तो क्या फील कर रही हो भाई? क्लॉक टावर के पास है, बच्चे आपके पीछे में, भारत के जो है जनगणमन, लाल चौक है, तिरंगा हमारा लहरा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में भी तिरंगा है। आज पूरा देश जो है 15 अगस्त मना रहा है, सेलिब्रेशन। कश्मीर में लग रहा है कि आज यहाँ पर भी इस तरह की तस्वीर दिख रही है जो पूरे देश में दिख रही है आज। जी एक्चुअली काफी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी जगह हमने तिरंगे देखे, एक्सपेक्टेड नहीं था बट अच्छा लगा। हम दिल्ली से आए हैं तो लेकिन यहाँ पर भी वही इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है जैसे दिल्ली में मनाते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब कश्मीर की रंगत बिल्कुल बदल चुकी है। अब वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जश्न आजादी मनाया जाता है, लोग बिना डरे लाल चौक पर तिरंगा लेकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और कश्मीर में रहने वाले हिंदू मुसलमान सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। बदलाव दिख रहा है, हमें सालों से इसका इंतजार था, आज ये पूरा होगा। हम बड़े शौक से आ रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है आने में। सुबह से खुशी से इलाके में इसको घूमते फिरते हैं, लहराते हैं। लाल चौक में हमेशा एक बड़ा विवाद रहता था तिरंगे को फैलाने के लिए, आज क्या किस तरह की तस्वीर दिख रही है? नहीं, आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी आता है यहाँ पे अपना खुशी का इजहार करता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देश भर में जिस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, आज आपको कश्मीर की तस्वीर क्या मुख्तलिफ दिख रही है उससे? हाँ बिल्कुल, उससे बहुत डिफरेंट है, पहले से बहुत डिफरेंट है। पहले ये मिनिस्टर लेवल तक लहराया जाता है, आज हर एक के घर घर में ये तिरंगा है। आज एक सरपंच पंच वो भी लहराता है, 15 अगस्त का दिन खुशी से मनाता है। पहले हमें इससे दूर रखा जाता था, गांव देहात में हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो हर घर तिरंगा की जो मुहिम शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसका असर कश्मीर में है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। आप देखिए, हमने सुबह से जो मूवमेंट की, हमने हर जगह देखा, हर दफ्तर, स्कूल, हर घर में देखा, आम गाँव में देखा, हर मोहल्ले में देखा, हर जगह देखा। कश्मीर में बदलाव दिख रहा है। पहले देश ने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब इक्का दुक्का लोग लाल चौक तक छुपा कर तिरंगा ले जाते थे। कटीली तारों की बाढ़ होती थी, चारों तरफ सुरक्षा कर्मी, बख्तरबंद गाड़ियां होती थीं। तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर वो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाने की कोशिश करता था तो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज बंद करा दी जाती थी। ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। अगर आज उसी लाल चौक पर लोग तिरंगा लेकर आजादी से खुलेआम घूम रहे हैं, लाल चौक पर तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की फिजा में बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। इस बदलाव का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए, क्योंकि आजादी के 72 साल के बाद मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करने की हिम्मत दिखाई और आज कश्मीर के लोगों ने उन लोगों को जवाब दे दिया जो कहते थे कि धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जो लोग ये बात कहते थे वो आज कहीं नहीं दिखे। स्वतंत्रता दिवस का जश्न आज हर वर्ग के लोगों ने, हर कम्युनिटी के लोगों ने एक जैसे उत्साह के साथ मनाया। लखनऊ के इमामबाड़ा से लेकर ईदगाह तक एक जैसी तस्वीर दिखी। इमामबाड़ा में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सुबह से ही इकट्ठा थे, प्रभात फेरियां निकाल रहे थे। बच्चों के हाथों में तिरंगा था। उनका कहना था कि हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो कुर्बानी दी है, ये दिन उसे याद करने का है और ये संकल्प लेने का है कि हम देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाएंगे। ये एक उत्सव है, खुशी है और हर एक शख्स को खुशी मनाना चाहिए, खुलकर खुशी के मौके पर खुशी का इजहार करना चाहिए
और चूँकि आज हमारे बहुत से आबा व अजदाद ने इस वतन अजीज के लिए अपना जान का नजराना पेश किया, तो क्यों ना खुशी मनाएं हम। आज़ादी 75 साल हो चुके हैं, हालांकि इससे पहले भी मनाते थे, मगर तारीख शायद है इससे पहले जो तारीख उठाई के देखे जाए तो सबसे पहले मालूम होता है कि हमारे आबा व अजदाद ने इस देश के लिए बहुत से जान से भी कुर्बानी दी, माल से भी कुर्बानी दी, वक्त से भी कुर्बानी दी। अब हमारा ये आज़ादी के दिन जश्न मनाना, ये हमारे बड़ों के आबा व अजदाद की यादगार है। लखनऊ की ईदगाह में भी आज बड़ा जलसा था। शाहीन एकेडमी में पढ़ने वाले हजारों बच्चे यहां पर इकट्ठा हुए थे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तिरंगा फहराया, बच्चों ने आजादी के गीत गाए। सब मिट गए जहां से, जहां से अच्छा हिंदुस्तान, जहां से अच्छा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि पिछले 3 दिनों से ये उत्सव चल रहा था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। आज 75 साल मुल्क की आज़ादी के मनाए जा रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में दारुल उलूम फिरंगी महल हो या शाहीन एकेडमी हो, सब लोग मिल करके इसको बड़े पैमाने पे मना रहे हैं। इसमें बच्चों में तिरंगा पेंटिंग कंपटीशन भी हुआ है, स्पीच कंपटीशन भी हुआ है, और स्पीच में ये टॉपिक पर भी बच्चे बोले हैं कि लास्ट 75 ईयर्स में हमारे मुल्क ने क्या पाया है, और जो भी फ्रीडम फाइटर्स की कंट्रीब्यूशन रहे हैं उस पर भी बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीचेस दी हैं। और इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जो यंग जनरेशन है उसको इस बात का इल्म हो कि हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने मुल्क को किस तरीके से आज़ाद कराया है। यूपी के कई और शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। मुरादाबाद में मदरसा जामिया नई मियां में आज़ादी का जश्न मनाया गया। तमाम मौलानाओं, मुफ्तियों ने आज एकता, भाईचारे का संदेश दिया, मिलजुल कर रहने की बात कही और देश की तरक्की की कामना की। जो गुलामी एक मौत है और आज़ादी हयात है। हमारा मुल्क हमारा पहले गुलाम था, अब आज़ाद हुआ, इसको 75 साल हो चुके हैं। इसमें खुशी का इजहार करना, हम सब मिल कर के रहें, खुशियों का इजहार करें, इत्तेहाद का सबूत पैदा करें। हम मुल्क में रहने वाले सभी लोग मिल कर करके रहें और अपने मोहब्बत को दायम रखें, इंतशार होने से बचाएं, इसका लिहाज रखें, सब मिल कर के रहें। हम मुल्क के वासी हैं, अच्छे अंदाज से जो कुछ कहना है कहा जाए, किसी में निज़ा पैदा ना हो, इंतशार पैदा ना हो, इसका लिहाज करना ज़रूरी है। जुलूस चल रहा है, इसी अंदाज से हम इसी बात का पैगाम देते जा रहे हैं कि यौम आज़ादी अहले वतन को मुबारक हो। बेंगलुरु की सबसे पुरानी जामा मस्जिद में भी आज आज़ादी का जश्न मनाया गया। अहमदाबाद में भी मुस्लिम भाइयों ने आज़ादी के जश्न में तिरंगा यात्रा निकाली। अहमदाबाद के जुहूपुरा इलाके में तिरंगा रैली में 2300 फीट लंबा तिरंगा लेकर लोग सड़क पर निकले। लोगों का कहना था कि इस आज़ादी में सभी का योगदान है, इसलिए सभी का फर्ज है कि तिरंगे की आन बान शान को हमेशा बनाए रखें। हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, सभी जाति ने मिलकर इस आज़ाद को किया है और इसके लिए जान गंवाई है, यहाँ के जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी करवाए। और हमको भी यही शिक्षा दिया गया है कि तुम इस परचम को नीचे गिरने मत देना। देश के विकास के लिए, आने वाला ईंधन का अच्छे के लिए सोचते हम, जब देश आगे आए, देश तरक्की करे, देश सब कुछ अच्छा के लिए सब एक साथ एकता की प्रदान करे। हरिद्वार से भी आज बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने मदरसे के छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। स्वामी रामदेव ने एक मदरसे में तिरंगा फहराया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया और इसके बाद हरिद्वार की सड़कों पर स्वामी रामदेव ने नौजवानों के साथ सड़क पर तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। कई किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। आजादी के 75 वर्ष हमने जब पूर्ण कर लिए हैं तो शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, नशा से आजादी, गरीबी से आजादी, भूख, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी से आजादी, आजादी आपसी नफरत से, आजादी जातिवाद से, आजादी प्रांतवाद के उन्माद से और मजहबी उन्माद से, आजादी सभी प्रकार के हेट से, इंटॉलरेंस से, और आजादी सभी प्रकार के देशद्रोह से।
और इसीलिए आज देश के हर घर पर, हर मठ पर, हर मंदिर पर पतंजलि योगपीठ से लेकर के पूरे देश में आज मैं जज्बा देख रहा हूँ। आज मुझे यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने बुलाया कि आप हमारे प्रांगण में आइए, हमारे मदरसे में, हमारे मस्जिद में आकर के तिरंगा लहराइए। ये भारतीय भाईचारा की, ये राष्ट्रीय भाईचारा की एक बहुत बड़ी मिसाल आज देखने को मिल रही है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही देश आगे बढ़ता रहे। आज देश में जिस भाईचारे के साथ, जिस उत्साह के साथ आज का दिन मनाया गया, उससे ये बात तो साफ है कि पूरा देश मजहब की दीवारों को तोड़ रहा है, जाति के बंधनों को काटकर एकजुट होकर हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प कराए, उन्हें पूरा करने के लिए देश पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार की नई सरकार के सहयोगी दलों के बीच दरार दिखाई दी। अब मंत्री पद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। असल में बिहार में नीतीश सरकार का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन कल होगा। पता यह चला है कि 31 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सरकार ने मंत्रियों के नामों की लिस्ट राजभवन भेज दी है। विधायकों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी के होंगे। आज शाम को तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर बात की। पहले यह कहा जा रहा था कि 4 एमएलएज पर 1 मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए बिहार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। आज पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने जमकर हंगामा किया। आज दोपहर दरअसल ये खबर आई कि कांग्रेस को सिर्फ 3 मंत्री पद दिए जाएंगे। इससे कांग्रेस के लोकल लीडर्स भड़क गए। उनका कहना है कि बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं और पार्टी प्रभारी ने सरेंडर कर दिया है। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और बिहार कांग्रेस के लोकल लीडर्स को लगता है कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री के हिसाब से कांग्रेस को 5 मंत्री पद मिलने चाहिए। मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, हम गठबंधन के साथ रहेंगे। मेरा कोटा है 5 मिलना चाहिए। सबकी भागीदारी होगी। पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे ये लीडर लोग। लेकिन आपके नेता तो सहमत है 2 सीटों पर। मेरे कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है? सोनिया गांधी। कौन नेता है? नेता वर्कर है। नेता बिहार प्रभारी है। दिल्ली कोई प्रभारी ऐसी की तैसी प्रभारी। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यहाँ वर्कर, सब वर्कर है, सब वर्कर लीडर है। हमारा वाजिब हम मिलना चाहिए। कितना सीट चाहिए? हमको 5 मेरा कोटा बनता है, 5 मिलना चाहिए। 19 में 5 की भारी 4 पर 1 है तो जोड़ लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए। जब कांग्रेस के नेता मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह के लिए नारेबाजी कर रहे थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों से ज्यादा नौकरियों का वादा कर रहे थे। असल में तेजस्वी यादव ने चुनाव के वक्त 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो युवाओं को नौकरी ही नहीं बल्कि और रोजगार भी देंगे। सरकार का टारगेट 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देना है। नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार की नौकरियों की बात की तो तेजस्वी यादव ने तुरंत चीफ मिनिस्टर को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। महागठबंधन बीजेपी की तरह नहीं है जो वादे करके भूल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है, बात रखी है बिहार की जनता के सामने, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे और हम लोग चाहते हैं कि इसको 20 लाख किया जाए। और 10 लाख नौकरी के अलावा भी रोज़गार जो है अलग से, उसमें भी हम लोग जो है क्रिएट करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और ये युवाओं की जीत है,
ये बिहार की जीत है, ये युवाओं की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और विश्वास की जीत है। इसलिए और ये हम तो पहले ही कहते थे ना कि हम ही लोग वादा पूरा करेंगे, ये भाजपा के लोग थोड़ी ना वादा पूरा करेंगे। अब बताइए कि भाजपा के लोग अब ये बोलेंगे कि रेवड़ियाँ बट रही हैं, क्या मजाक है भाई। हम लोग सच्चे समाजवादी लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है। इसलिए बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक मापदंड तय किया है, एक लकीर खींची है, उस पूरे देश में जो है इसका संदेश गया है और यही असल मुद्दा जो है पूरे देश में होने वाला है। तेजस्वी यादव बीजेपी को जुमला पार्टी कह रहे हैं। बीजेपी के गिरिराज सिंह नीतीश सरकार पर लफ्फाजी करने का आरोप लगा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा जो लोग 10 लाख 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं उनके पास इसका कोई रोड मैप ही नहीं है। हाँ, कंपटीशन अच्छा है। उनके भतीजा जो उन्हें कहते थे कल्टू पलटू राम, उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख दूंगा। तो आखिर ये मुख्यमंत्री हैं, वो तो डिप्टी सीएम है, तो इन्होंने 20 लाख और जोड़ दिया। लेकिन उनका दूसरा बयान देखें, जो उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही हमला किया था, नौकरियों के मांगने पर कहा था क्या हम जेल से लाएंगे पैसा। अब तो लोग जवाब पूछ रहा है कि कंपटीशन में केवल शब्दों में कह देना है कि कोई ब्लूप्रिंट भी बनाए हैं, देश राज्य को बताएं कि कौन सा ब्लूप्रिंट है, ये राज्य जानना चाहती है। या चचा भतीजा में कंपटीशन है। लेकिन सर अब नीतीश कुमार बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाँ, शकल और सूरत और सीरत तीनों बदल गया है और देश भी देख रहा है। राजस्थान के जालौर में 9 साल के एक बच्चे की मौत के मामले में अशोक गहलोत की सरकार फिर घिर गई है। जालौर में एक दलित बच्चे की स्कूल में इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसकी आंख, उसकी कान में अंदरूनी चोटें आ गईं। इस बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे के माता पिता का इल्जाम है कि उनके 9 साल के छोटे से मासूम बच्चे को स्कूल के टीचर ने इसीलिए इतनी बेरहमी से पीटा क्योंकि दलित बच्चे ने टीचर के मटके से पानी पी लिया था। जैसे ही लोगों को बच्चे की मौत के बारे में पता चला, उनका गुस्सा फूट पड़ा। इलाके के लोग इकट्ठा हो गए, भीम आर्मी के वर्कर्स पहुंच गए। रविवार के दिन जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपी टीचर छैल सिंह को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन तब तक भीम आर्मी के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पुलिस पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ मर्डर के चार्ज लगाए गए हैं, SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है। लेकिन इस मामले में तब सियासत शुरू हुई जब अशोक गहलोत ने यह कह दिया कि राजस्थान छोड़िए, दूसरे राज्यों को देखिए। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो आप देखते होंगे यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और राज्यों में क्या हो रहा है। देखिए आप, यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से फैसला चला, पुलिस फैसला, यहाँ सुनवाई हो रही है, कंपल्सरी FIR कर दी हम लोगों ने, टाइम बाउंड चालान पेश हो रहे हैं, फांसी सजाएं हो रही है, आजीवन कारावास भी हो रहे हैं। क्राइम तो सब जगह हो सकता है, पनिया कोई कमी नहीं रखी। सीएम साहब, जानवर वाले मुद्दे को बीजेपी कर रही है, बीजेपी वाले तो खुद वो जो एक लटक गए थे संत शेड्यूल कास्ट के थे, वो बीजेपी के MLA ने उसको उसके खिलाफ में जो कार्रवाई की उसके घर के सामने खाई खोदती, वो संत मर गया, लटकता रहा। वो हमारी MLA ने, कांग्रेस के MLA ने वह राजनीति नहीं करी। अब बताइए, वो एक घटना हो गई है, सरकार ने तत्काल अरेस्ट कर लिया, टीचर को कर लिया, वो मालिक भी स्कूल का मालिक वही है, उसको अरेस्ट कर लिया, जो मुआवजे मिलना चाहिए वो दे दिया। आप क्या कर सकते हो उसके बाद में? जाने वाले तो कोई जा सकता है, परंतु मेरा मानना है कि वो ये राजनीति करेंगे, क्योंकि जो अभी इन्होंने कहा ना, महंगाई, बेरोजगारी, विस्फोट की स्थिति के अंदर, देश के विस्फोट की स्थिति के अंदर नहीं संभाला गया तो इनको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के बयान को मुद्दा बना दिया। बीजेपी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री का रुख इस किस्म का है तो फिर आम लोग न्याय की उम्मीद कैसे करें। माननीय अशोक गहलोत के राज में जालौर में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने एक दलित मासूम बच्चे को इतनी निर्ममता से पीटा कि उसकी मौत हो गई। निर्ममता की पराकाष्ठा, ऐसी घटना देश में कहीं भी नहीं हुई होगी।
जो राजस्थान में हुई है। दूसरी तरफ दलित समाज के लोग, मेघवाल समाज के लोग जब ये मांग करने गए कि इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाए, परिवार को नौकरी दी जाए, उस पर पुलिस ने उल्टा दलितों पर लाठीचार्ज किया। इसको किसी भी स्थिति में मेरा जैसा व्यक्ति बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएं और परिवार को नौकरी दी जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टि से एक सख्त कानून बनाया जाए, वरना हमको मजबूरन सड़कों पर उतरकर सरकार को झुकाना भी आता है। आज मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर आई। करीब 100 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एक बहुत बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया। 3 दिनों से दर्जनों गांव के लोग डैम में दरार के डर से घर बार छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में चले गए थे, लेकिन आज सुबह जब ये पक्का हो गया कि अब डैम से किसी भी गांव को खतरा नहीं है, तो प्रशासन ने एक चट्टान को तोड़कर पानी के निकलने का रास्ता बनाया, जिसके जरिए बांध को खाली कराया गया। इस दौरान करीब 60 घंटे तक जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खुद वहां मौजूद रहे और जैसे ही खतरा टला तो सिलावट ने तिरंगा लहराकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। आप जिस प्रकार से आप ये राइट में देख रहे हैं, हाँ। बड़ी चुनौती हमारे सामने 11 तारीख को आई थी जी। और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई तो मुख्यमंत्री ने सारे आला अफसर की रात को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक ली, सारे अधिकारियों को रात को ही यहाँ जमीन पर फील्ड में इनको भेजा और जो सिपेज हो रहा था उन्होंने समीक्षा की। मैं स्वयं 12 तारीख को आया, 2 चैनल आप भी मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ थे, एक इधर से चैनल बनाने की कोशिश की, एक उधर से बनाने की कोशिश की, वो हमको सफलता मिली। यहाँ बड़े बड़े पत्थर आ गए, इसलिए देखिए पत्थर ये पड़े, तो हमको सफलता नहीं मिली। फिर हमने कट किया, कट लगाया, छोटी नहर बनाई और एक चैनल बनाई, उसके माध्यम से पानी का निकास, पानी को रिलीज किया। और जो एक मुख्यमंत्री का संकल्प था, कोई भी जनहानि नहीं हो, किसी का कोई नुकसान नहीं हो, ये बाकी में सुखद अवसर है। कारण डैम से तेज पानी के बहाव को रोकने के लिए 2 प्लान बनाए गए थे, प्लान ए, प्लान बी। दोनों प्लान पर एक साथ युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। डैम से पानी निकालने के लिए नहर बनाने का काम शुरू किया गया, जो 13 अगस्त शाम तक चला, लेकिन कामयाबी अभी भी दूर दिख रही थी। पत्थर बहुत ज्यादा थे, बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और फिर डैम में पैरेलल कट लगाने का फैसला किया गया। पानी के बहाव और बांध की मिट्टी के कटाव को देखते हुए डैम में कट को 4 बाई 7 मीटर तक किया गया। इसके बाद तस्वीर बदली, लेकिन ये खतरा कितना बड़ा था और इससे कैसे निपटा गया, इसे समझने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट देखिए। जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इसी खाली जगह में ये तय किया कि ये जो बांध की ये जो दीवार है, जिसे पाल कहते हैं, उसमें एक कट लगाया जाए, लेकिन वो कट इतना रेगुलेटेड हो कि जो 15 MCM पानी इस बांध का भरा हुआ है वो धीरे धीरे निकले। इसके बगल में, ये जो मेरे बगल में आपको मैं जगह दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पर सबसे पहले 13 तारीख को रात से एक 1 बाई 1 मीटर का एक कट दिया गया, जिससे पानी धीरे धीरे फ्लो बाहर निकलना शुरू हुआ। इसके बाद उसे बढ़ाकर 2 मीटर किया गया, 2 मीटर करीबन डेप्थ रखी गई, पानी और तेजी से निकला। फिर बाकायदा कंट्रोल तरीके से जो जल संसाधन विभाग के तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनकी राय के बाद उसे 4 मीटर किया गया। 4 मीटर के बाद पानी ने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू किया। गति थी कि शाम होते होते तक, रात के 8 बजे तक, ये जो उम्मीद थी 4 मीटर का जो हिस्सा था, ये बढ़कर 40 मीटर हो गया। ये अब खतरा टल चुका है। 18 गांव के अस्तित्व पर जो संकट था वो टल गया। सरकार के सामने दोहरी चुनौती थी, कारण डैम को भी बचाना था, 18 गांव के लोगों, हजारों लोगों की जिंदगी बचानी थी। डैम को बचाने के लिए डैम से पानी का प्रेशर कम करना था, पानी का प्रेशर कम करने के लिए डैम से पानी को बाहर निकालना था, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में। शिवराज सिंह चौहान कल रात में 3 बजे तक खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे और जब डैम के टूटने का खतरा टल गया, उसी वक्त शिवराज ने चैन की सांस ली। शिवराज सिंह चौहान ने जिस संयम के साथ, सूझबूझ के साथ, कामयाबी के साथ इस चुनौती का सामना किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।